3, 2, 1, go! नमस्कार, आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम चैप्टर चल रहा था हमारा क्लास 12 का बन सकती के आणविक आधार, उसी का हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें जो हम ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर आज का रहने वाला है, इसलिए आप इसको आखिर तक देखते रहें, ठीक है। तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल आकाश लेक्चर को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। क्या हैगा, हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। आज शुरू में ऐसा मन करता है एक कहानी सुनाते हैं। क्या हुआ, आवाज़ के लिए इसको यहाँ ले लेते हैं। क्या हुआ, अच्छे से नहीं आ रहा। कि एक नाम था, मान लीजिए आप वो नाम ले लें, कोई प्रकाश था। क्या हुआ, उसकी मृत्यु हुई। अब मृत्यु के बाद उसमें क्या हुआ, एक यमराज जी उसे लेने आए, तब उसके वहाँ पापों ने देखे गए। तो उसके जितने पाप थे उतने पुण्य थे, यानी इक्वल था, यानी 50% पाप थे, 50% पुण्य थे, ठीक है। अब उसे यमराज ने सोचा कहाँ भेजें, नरक में भेजें या स्वर्ग में भेजें। ये एक प्रॉब्लम थी, उसे कहाँ भेजें। लेकिन सबसे पहले क्या हुआ कि उसे भेजने के लिए सब जो देवी देवता होते हैं उनकी एक बैठक बिठाई गई। उसमें पूछा गया कि इसको कहाँ भेजा जाए। तो उन्होंने कहा कि उसी से पूछ लिया जाए। मान लीजिए कोई आदमी, वो क्या था, प्रकाश था, कि प्रकाश से ही पूछ लिया जाए उसे कहाँ जाना है। तो सबसे पहले उससे पूछा गया, तो उसने बोला मैं पहले देखूंगा कौन सी जगह है जहाँ मुझे रहना है। तो यमराज बोलो ठीक है, तू चल जा। अब वो वहाँ से जाता है और ठीक है जाता है, ठीक है। तो उससे कहा गया तुझे कहाँ जाना है, ठीक है। यहाँ से आगे निकल गए थे हम, मतलब वो कह देता है कि हमें पहले मैं देखूंगा फिर बताऊंगा मुझे कहाँ जाना है। तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है, उसे नरक में ले जाया जाता है। तो नरक में जाता है जब वो, वहाँ क्या होता है, उसके स्वागत के लिए वहाँ पर सभी स्टार होते हैं। अभी जैसे सलमान खान उसके जूते पॉलिश कर रहे हैं, शाहरुख खान उसके कपड़ा इस्त्री कर रहे हैं, अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट, सभी उसके स्वागत के लिए खड़े हैं। उस पर फूल छिड़क रहे हैं, ठीक है, उस पर फूल छिड़क रहे हैं। अब उस जगह वो सोचता है वाह, लोग तो इन नर्क को बदनाम करते हैं, कितना अच्छा है नर्क। लेकिन फिर उसको क्या होती है, भूख लगती है। तब उसको कहता है वो यमराज से हमें खाने के लिए कुछ उपलब्ध कराया जाए। तब उसके खाने के लिए वहाँ पर अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, खुशबू आती है उसको, रसगुल्ला की, गुलाब जामुन, जलेबी, बर्फी, सब चीज़ों की व्यंजन, अच्छे अच्छे मीठी मीठी व्यंजनों की खुशबू आती है। वो वहाँ पहुँच जाता है। अब वह देखता है कि सब अच्छे से अच्छे व्यंजन वहाँ पर रखे हुए हैं, लेकिन वहाँ आदमी जो सारे हैं, जो लोग वहाँ पर हैं, वो कोई खा नहीं रहा और सब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, कट कट कट, ठीक है, बिलख रहे हैं। तब वो सोचता है ऐसा क्या है, इतने अच्छे व्यंजन यहाँ पर रखे हुए हैं, फिर भी ये लोग रो क्यों रहे हैं, बिलख क्यों रहे हैं। तो वो सोचता है, पूछता है यमराज से, लेकिन कुछ जवाब नहीं। फिर उनके वो हाथों की तरफ देखता है। क्या होता है, उसके ये हाथ होते हैं ना, यहाँ से बिल्कुल सीधे होते हैं, ऐसे ऐसे बंधे हुए होते हैं। ये तो खुले होते हैं, लेकिन ये कोहनी कहाँ से बिल्कुल सीधे ऐसे रॉड द्वारा बंधे होते हैं। तो कुछ खा नहीं सकते वो, ऐसे पकड़ तो लेते, खा नहीं सकते। अब
उनको ये क्या है, फिर वो सोचता है ये तो बहुत बुरा हो रहा है, इसलिए वो कहता है हमें स्वर्ग में जाना है। ठीक है, अब उसके स्वर्ग के लिए उसको लेकर जाते हैं, तो स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग में ना तो उसे कोई सत्कार के लिए होता है ना कोई कुछ होता है। अब जैसे जैसे वो उसको कहते हैं मुझे तो भूख, उसको भूख पहले से लगी, तो वो कहता है मुझे खाना खाना है। कहते चलो अब वहाँ चलते हैं। वहाँ जाते हैं, वहाँ कोई रो नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी कहता फिर ये खाना क्यों नहीं खा रहा। उनके हाथों तरफ देखता है तो उनकी भी कहानी यहाँ से बिल्कुल सीधी बंधी हुई है। अब वो सोचता है ये प्रॉब्लम क्या है भाई, ये प्रॉब्लम क्या है। लेकिन ये कोई दुखी नहीं है। क्यों नहीं है दुखी? वो देखता है कि जब वो नरक में गया था तब वहाँ जो लोग थे वो अपने आप खाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब स्वर्ग में है वो दूसरों ले आप खा लीजिए, आप खा लीजिए, दूसरों के लिए आप खाइए, आप खाइए। इस प्रकार से क्या होता है, वो दूसरों के लिए बात कर रहा था, मतलब दूसरों की मदद कर रहे थे, तो उसको उनका पेट तो स्वयं भर रहा था, उनके लिए दूसरे दे रहे थे। तो ये भाव क्या है, ये हो रहा था, मतलब जो नर्क था वहाँ थे वो हेल्प लेस पर्सन थे, वो किसी की हेल्प नहीं करना चाहते थे। लेकिन जो स्वर्ग में थे वो पर्सन थे जो हेल्प करना चाहते थे, हेल्पफुल थे, वो दूसरों की हेल्प के लिए थे, इसलिए वो दूसरों को दे रहे थे, दूसरे उनको दे रहे थे। मतलब ये है जब तक आप किसी को नहीं कुछ नहीं दे सकते तब तक आपको भी कुछ नहीं दे सकता। इसलिए मैं कहता हूँ अभी के अभी हमारे चैनल आकाश लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए देने के लिए सोचेंगे तब कोई आपके लिए कुछ करेगा। हम कहते हुए गर्व हो रहा है कि जब हमने ये चैनल स्टार्ट किया था सिर्फ हमारे साथ 1 सब्सक्राइबर था, आज 1.5 के में हम सब्सक्राइबर पर पहुंच चुके हैं। ये आप लोगों के प्यार है जो हमारे चैनल को दे रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप हेल्प लेस नहीं, आप हेल्पफुल बने, हेल्पफुल बने, क्योंकि आप किसी की मदद करेंगे तो लोग आपकी मदद करेंगे, अन्यथा कोई आपकी मदद भी नहीं करेगा। जब आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो कोई आपकी मदद भी नहीं करेगा। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखें। और हमारे तो आइए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। इसमें हमको क्या बताना है वो हम पहले बता चुके हैं। तो जो आज का हम लेक्चर है बहुत यूज़फुल है, आप उसके लिए इसको देखा ज़रूर। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के लेक्चर की। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं तो सबसे पहले चलिए चलते अब। तो हम देख रहे हैं कि जो डीएनए की कुंडलिन पैकेजिंग, डीएनए की कुंडलित पैकेजिंग, इसको हमको देखना है। सबसे पहले डीएनए की जो कुंडलित पैकेजिंग होती है उसमें हमको क्या करना है। ठीक है, हम वो देखते हैं कि डीएनए की कुंडलिंग पैकेजिंग में हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, चलिए, तो इसमें लगातार 2 बार युग्मों के बीच की दूरी यानी 0 पॉइंट कितनी होती है, 0.24 होती है नैनोमीटर, या फिर 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर मान ली जाए। तो यदि एक प्रारूप स्तनधारी कोशिकाओं में डीएनए, जो डीएनए है वो द्विकुंडलियों की लंबाई की गणना साधारण सभी क्षार युग्मों की संख्या को लगाकर या लगातार 2 बार युग्मों के बीच की दूरी से गुणा करने पर जो दूरी की गणना करते हैं तो वह है कि 6.6 कितनी 6.6 इंटू 10⁻⁹ क्षार युग्म इंटू में आप लग सकते हैं 0.34 इंटू 10⁻⁹। ये क्या होती है, उसके कुंडलों की लंबाई होती है। अब हम इसमें देखेंगे
कि मीटर में इस प्रकार से डीएनए की क्या होती है, कुंडलिंग होती है, यानी इस प्रकार से वो पैकेजिंग उसकी डीएनए की होती है, ठीक है, कि की जाए तो लगातार जो है 2.2 मीटर की वार होती है, ठीक है। तो यह लंबाई प्रारूप केंद्रकों की लंबाई, यानी जो प्रारूप केंद्रकों की लंबाई होती है, जो प्रारूप केंद्रकों की क्या होती है, लंबाई होती है, कि लगभग 10⁻⁻4 मीटर से काफी अधिक होती है, ठीक है। तो इस तरह एक लंबाई या बहुलक एक कोशिकाओं में कैसे पैकेज्ड होता है उसके बारे में हम बताएंगे। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो क्या आएगा, यदि ई कोलाई की डीएनए की लंबाई 1.36 मिलीमीटर है, तो क्या आप ई कोलाई के क्षार युग्मों की संख्या की गणना कर सकते हैं। किस प्रकार से, यानी असीम केंद्रीय जैसे ई कोलाई जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं मिलता है तो इसके बावजूद भी डीएनए की पूरी कोशिका में नहीं फैला रहता है, ये सब उसकी वो है। तो न्यूक्लियोटाइड्स में डीएनए बड़े लूपों में व्यवस्थित होती हैं जो प्रोटीन से जुड़े होती हैं। इसमें क्या होती हैं, इसमें कुछ प्रोटीन भी मिलते हैं, ठीक है। डीएनए में कुछ प्रोटीन धनात्मक आवेशित से बढ़कर एक जगह पर स्थित होती हैं जिसे केंद्रकाव यानी न्यूक्लियाइड्स कहते हैं। न्यूक्लियाइड्स में क्या होती हैं, प्रोटीन होते हैं। न्यूक्लियाइड्स में क्या होती हैं, न्यूक्लियाइड्स में प्रोटीन होती हैं जो धनात्मक आवेश से बनकर एक जगह पर स्थित होती हैं जिसे केंद्रकाव यानी न्यूक्लियाइड्स कहते हैं। न्यूक्लियाइड्स में डीएनए बड़े लूपों में व्यवस्थित होती हैं, जिसका जो न्यूक्लियाइड्स होता है ये मान ली ये क्या है, इसका न्यूक्लियाइड्स है। कहां पर, ये इसका क्या है, न्यूक्लियाइड्स है। इस न्यूक्लियाइड्स में जो डीएनए है वो क्या होते हैं, प्रोटीन से जुड़े होते हैं, ठीक है। प्रोटीन से क्या होते हैं, वहां पर भी जुड़े होते हैं। न्यूक्लियाइड्स किससे जुड़े होते हैं, प्रोटीन से वहां पर भी जुड़े होते हैं। तो ठीक है, और जुड़े होते हैं तो जो ससीम केंद्रकीय यानी क्या है कि ससीम केंद्रकीय सुकेंद्रकीय में यह संरचना और काफी जटिल हो जाती है। वहां पर ये क्या होती है, और अच्छे तरह से कंजेस्टेड यानी जुड़ जाते हैं, ठीक है, और अच्छी तरह से क्या हो जाते हैं, मजबूती से वो जुड़ जाते हैं। तो धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन का समूह होता है जिसे हम हिस्टोन कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा ही डीएनए ज्वाइंट रहता है, इसको आप याद रखिए। हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा ही डीएनए क्या रहता है, ज्वाइंट रहता है। इस प्रोटीन्स का आवेशित पार्श्व श्रृंखलाओं में स्थित एमिनो अम्ल की बहुलता पर निर्भर करता है। किस पर करता है, उसकी बहुलता पर वो निर्भर करता है। तो दोनों एमिनो अम्ल की पार्श्व श्रृंखलाओं पर धनात्मक आवेश होता है। दोनों एमिनो अम्ल होते हैं, उनकी जो पार्श्व श्रृंखलाएं यानी जो पार्श्व यानी ये मान लीजिए एक डीएनए है, इसकी पार्श्व यानी ये वाली श्रृंखला बाहर वाली, ये क्या होती है, पार्श्व श्रृंखला। इनकी जो पार्श्व श्रृंखलाएं होती हैं यानी पार्श्व वाली श्रृंखलाओं पर निर्भर करता है, ठीक है। तो हिस्टोन में क्षारीय अमीनो अम्ल लाइसिन व आर्जिनिन अधिक मात्रा में मिलते हैं। जो हिस्टोन होता है, हिस्टोन जो होता है क्या होता है, हिस्टोन, तो जो हिस्टोन के जो क्षारीय अमीनो अम्ल क्या होते हैं, लाइसिन व आर्जिनिन, इसमें अधिक मात्रा में मिलते हैं। क्या मिलते हैं, लाइसिन व आर्जिनिन इसमें किस मिलते हैं, अधिक मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। तो दोनों एमिनो अम्ल की पार्श्व श्रृंखलाओं पर धनात्मक आवेश होता है। अब लाइसिन व आर्जिनिन इन दोनों अमीनो अम्लों की जो पार्श्व श्रृंखलाएं होती हैं उन पर कौन सा धनात्मक आवेश होता है, ठीक है, धनात्मक आवेश होता है। तो हिस्टोन व्यवस्थित होकर 8 हिस्टोन अणुओं के एक इकाई बनाता है, जिसमें क्या होती है, 8 जो होती है वो अमीनो अम्ल होती है, उस प्रकार की एक इकाई बनाता है, ठीक है। तो जिसे हिस्टोन अष्टक कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हिस्टोन अष्टक। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हिस्टोन अष्टक। तो ये क्या बनाता है, एक हिस्टोन अष्टक बनाता है। तो धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक चारों तरफ से ऋणात्मक आवेशित डीएनए से सटा होता है, क्योंकि डीएनए कैसा होता है, ऋणात्मक आवेशित होता है। उस ऋणात्मक आवेशित डीएनए से सटा यानी उससे घिरा होता है, ठीक है, या उससे चिपका होता है, ठीक है। तो जिसे हम न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। एक प्रारूपिक न्यूक्लियोसोम्स 200 क्षार युग्मों की डीएनए कुंडली होती है केंद्रक में मिलने वाले एक संरचना पर, जिसमें न्यूक्लियोसोम्स एक के बाद एक मिलते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम क्रोमेटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटीन कहते हैं। जो
केंद्रक में अभिरंजित धागे की तरह की संरचना होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर न्यूक्लियोसोम्स क्रोमेटिन जिस तरह से डोरी या बीट्स की तरह से दिखाई पड़ते हैं। किसकी तरह देखा? डोरी या बीट्स की तरह दिखाई पड़ती हैं। अभी हमने शुरू में एक चित्र दिया था, उसमें गोल था, उसके अंदर एक डोरी टाइप की क्या थी, मड़ी हुई थी, ठीक है, वो था। तो डोरी व बीट्स सादृश संरचना क्रोमेटिन की कोष्टक होकर क्रोमेटिन धागों यानी सूत्रों का निर्माण करती है। वो क्या थे? क्रोमेटिन सूत्र थे, क्रोमेटिन धागे थे, ठीक है। व संघनित होकर कोशिका विभाजन की मध्य अवस्थाओं को गुणसूत्र, जो गुणसूत्र होते हैं, का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? वो गुणसूत्र का निर्माण करती हैं। उच्च स्तर पर क्रोमेटिन की जो पैकेजिंग हेतु अतिरिक्त प्रोटीन आवश्यकता होती है, अतिरिक्त जो प्रोटीन होता है उसकी आवश्यकता होती है उसकी पैकेजिंग के लिए, ठीक है। तो जिसे गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन कहते हैं या नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहते हैं। उसकी जो पैकेजिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? गैर हिस्टोन गुणसूत्र प्रोटीन की आवश्यकता होती है उसकी पैकेजिंग के लिए। किसकी आवश्यकता होती है? गैर हिस्टोन जो होता है गुणसूत्र, उसकी आवश्यकता होती है उसकी पैकेजिंग के लिए, ठीक है। तो एक प्रारूपिक केंद्रक में कुछ जगहों पर क्रोमेटिन ढीले ढाले होते हैं। कैसे होते हैं? वो ढीले ढाले होते हैं या हल्के अभिरंजित होते हैं, जिसे हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन भी आता है, यूक्रोमेटिन किसे कहते हैं? तो किसी स्थान पर जो गुणसूत्र होते हैं वो ढीले ढाले होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। क्या कहते हैं? यूक्रोमेटिन उसे कहते हैं। तो क्रोमेटिन जो काफी अच्छे ढंग से बंधे होते हैं व गाढ़े रंग के दिखाई देते हैं, उसे हम हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। यानी क्वेश्चन इसमें आता है कि यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन किसे कहते हैं? तो यूक्रोमेटिन है उस जगह पर होता है जहां गुणसूत्र ढीले ढाले होते हैं। कैसे होते हैं? ढीले ढाले होते हैं। और जहां पर ये गुणसूत्र अच्छे ढंग से बंधे होते हैं, वहां पर उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। क्या कहते हैं? उसे हम हेटेरोक्रोमेटिन उसे हम कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं अनुवांशिक पदार्थ की खोज किस प्रकार से हुई थी उसके बारे में। ये लॉजिकली है, बहुत इजी टाइप का ये लेक्चर रहने वाला है। इसमें क्या है? सारी की सारी थ्योरी है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि अनुवांशिक पदार्थ की खोज है वो किस प्रकार से हुई। अनुवांशिक पदार्थ की खोज किस प्रकार से हुई? तो मेस्चर द्वारा न्यूक्लियन व मेंडल के वंशागति सिद्धांतों तथा एक लंबे समय के बाद यह सिद्ध या ज्ञात हो सका कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। यानी क्या इससे पहले क्या था कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, प्रोटीन है या आरएनए है, इनमें से कौन अनुवांशिक पदार्थ है? इसके बीच एक जंग छिड़ी हुई थी। मतलब कोई कहता था कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, कोई कहता था आरएनए है, कोई कहता था प्रोटीन है। लेकिन क्या हुआ? अनुवांशिक पदार्थ की जब खोज हुई या मेस्चर व मेंडल की वंशागति सिद्धांत, एक लंबे समय के बाद यह सिद्ध हो गया था कि जो डीएनए है वही अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। तो अनुवांशिक वंशागति के आणविक आधार पर खोज 1926 में हुई। तो ग्रेगर मेंडल व वाल्टर सटन व थॉमस हंट मॉर्गन व अन्य दूसरे वैज्ञानिकों की पूर्व खोजों के आधार पर स्पष्ट हो गया कि गुणसूत्र अधिकतम कोशिकाओं में केंद्रक में मिलता है। जो गुणसूत्र होता है वो अधिकतम कोशिकाओं के कहां मिलता है? केंद्रक में मिलता है गुणसूत्र, ठीक है। तो कहां मिलता है? वो केंद्रक में मिलता है, बहुत सी कोशिकाओं के केंद्रक में मिलता है डीएनए। तो लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सका कि कौन सा अणु वास्तव में अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए है अनुवांशिक पदार्थ, आरएनए है या प्रोटीन है अनुवांशिक पदार्थ, ठीक है। तो रूपांतरण सिद्धांत क्या कहता है कि वर्ष 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु पर, निमोनिया का जो जीवाणु होता है उस पर उन्होंने के साथ कई प्रयोगों का रूपांतरण को अच्छे ढंग से व्याख्या की। उन्होंने क्या किया? इसका अच्छे ढंग से उन्होंने क्या किया? रूपांतरण की व्याख्या की। उसके प्रयोग के दौरान एक सजीव जीवाणु के प्राकृतिक रूप से परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? उसमें सजीव रूप से परिवर्तन हो गया। वो परिवर्तन किस प्रकार से हुआ? जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी यानी
जो निमोनिकोकस होता है जीवाणु के संवर्धन प्लेट पर वृद्धि करता है, तब इसके कुछ चिकनी नमिक चमकीली कॉलोनी यानी एस आकार की, किस आकार की, एस आकार की, व दूसरी समक्ष कॉलोनी जो थी वो आर आकार की निर्माण करती हैं। ठीक है निर्माण करती हैं। ठीक है, तो निर्माण करती है। यह एक प्रभेद के जीवाणु की श्लेष्मा या बहुसैकराइड युक्त आवरण है, जबकि आर प्रभेद को संक्रमित करते हैं। वे निमोनिया संक्रमण से मर जाते हैं, जबकि आर प्रभेद द्वारा निमोनिया नहीं होता है। मतलब एक बार क्या होता है, एक बार तो वो मर जाते हैं लेकिन दूसरी बार उनमें कुछ नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब एस प्रभेद चूहों में प्रवेश कराया गया, मतलब निमोनिया का जो जीवाणु था एस प्रभेद आकार का, जब वो चूहे में प्रवेश कराया गया तो चूहा मर गया। चूहा क्या हुआ, चूहा मर गया। जब एस प्रभेद चूहे में प्रवेश कराया गया तो चूहा मर गया। चूहा क्या हो गया, मर गया। और जब आर प्रभेद जो था, आर प्रभेद चूहे में प्रवेश कराया गया तो चूहा जीवित रहा। चूहा कैसा रहा, जीवित रहा। ये क्या सिद्ध करता है कि ग्रिफिथ ने जीवाणुओं को गर्म करने पर उन्हें मृत पाया। ठीक है, तो उसने पाया कि गर्म करने पर मृत जो एस प्रभेद होता है, प्रभेद जीवाणुओं को चूहे में प्रवेश कराने से उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। मतलब एस प्रभेद था, उसको उसमें प्रवेश कराने से उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन जब उसमें गर्म करने पर मृत एस व सजीव आर जीवाणुओं में के मिश्रित को चूहे में प्रवेश कराया गया। मतलब एस और आर दोनों का जो मिश्रण था उसे गर्म कर जब उसमें प्रवेश कराया गया, किसमें, चूहे में प्रवेश कराया गया, तब चूहों की मृत्यु हो गई थी। मतलब चूहों की मृत्यु कब हुई थी, जब एस व आर प्रभेदों को गर्म कर चूहे में प्रवेश कराया गया था, तब चूहे की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तब क्या हुई थी, चूहे की मृत्यु हुई थी। क्यों हुई थी मृत्यु, तो इस मृत चूहे से उसके सजीव एस जीवाणुओं को विलगित किया गया, यानी उसको निकाला गया, उसको अलग किया गया। उसको क्या किया गया, अलग किया गया। तो एस प्रभेद में जब ताप से मृत चूहे में स्थानांतरित हुआ तो जो चूहा था वो जीवित रहा। यानी एस प्रभेद को ताप में गर्म कर जब चूहे में प्रवेश कराया गया तो चूहा जीवित रहा, और एस प्रभेद को जब ताप से व आर प्रभेद सजीव के साथ चूहे में स्थानांतरित किया गया तो चूहा मर गया। यानी चूहे में जब एस प्रभेद व आर प्रभेद दोनों के दोनों गर्म कर प्रवेश करे गए तभी चूहा मरा। इसके अन्यथा चूहा कभी भी नहीं मरा था, ना वो एस से मरा था ना वो आर से मरा था। वो मरा था किससे, एस व आर प्रभेद के दोनों को साथ में और ताप दृढ़ कर जब प्रवेश कराया गया तब चूहा था वो मर गया था। ठीक है, तब चूहा क्या हुआ था, मर गया था। तो ग्रिफिथ ने बताया कि जब आर प्रभेद जीवाणु ताप मृत एस प्रभेद जीवाणु द्वारा रूपांतरित किए गए, मतलब ग्रिफिथ ने क्या बताया कि जब आर प्रभेद जीवाणु ताप मृत, जो ताप मृत था एस प्रभेद, जब जीवाणु द्वारा रूपांतरित, यानी उसके द्वारा क्या किया, रूपांतरित किया गया, वो रूपांतरित किया गया या किए गए, यह रूपांतरित कारक ताप मृत एस प्रभेद से आर प्रभेद में स्थानांतरित हो गए। यानी एस प्रभेद से ये आर प्रभेद में क्या हो गए, रूपांतरित हो गए। ठीक है, और यह रूपांतरित कारक मृत एस प्रभेद से आर प्रभेद में क्या होगा, स्थानांतरित होने से इनकी जो चिकनी बहुसैकराइड आवरण का निर्माण हुआ। चिकनी जो आर बहुसैकराइड थी उनका निर्माण हुआ, जिससे यह उग्र रूप से परिवर्तित हो गया, यानी तेज रूप से परिवर्तित हो गया। यह निश्चित ही अनुवांशिक पदार्थ के स्थानांतरण के कारण हो पाता है। इन प्रयोगों से अनुवांशिक पदार्थ के जीव रासायनिक प्रकृति के बारे में नहीं बताया जा सकता है। तो रूपांतरण सिद्धांत के जब जीव रासायनिक लक्षण क्या थे, ओस्टवाल्ड ने एवेरी व कॉलोनी मैकलियॉन्ड व मैकलिन मैकॉर्टी ने 1933 के 44 के कार्य से के पहले ऐसा समझा जाता था कि अनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन था। मतलब इससे पहले क्या समझा जाता था कि जो अनुवांशिक पदार्थ था वो क्या था, प्रोटीन था। ग्रिफिथ ने
के सभी प्रयोगों के आधार पर रूपांतरण सिद्ध की जीव रासायनिक प्रकृति के बारे में, जीव रासायनिक जो प्रकृति होती है उसके बारे में पता चला। किसके बारे में? जीव रासायनिक जो प्रवृत्ति थी उसके बारे में ग्रिफिथ्स के प्रयोग के बाद पता चला। ठीक है, ग्रिफिथ्स का जो प्रयोग था उसी के बारे में, उसके बारे में क्या चला? पता चला। अब क्या आएगा? तापमानत ऐसे कोशिकाओं में जैव रासायनिक प्रोटीन डीएनए आरएनए को अलग अलग कर दिया गया, तो किए गए शोधित किए गए कि इनमें के जो आरएनए कोशिकाओं में एक कोशिका से रूपांतरित करने में सहायक होता है। उन्होंने एक बात यह पता लगाई कि जब ऐसे जीवाणु का केवल डीएनए ही और जीवाणुओं को रूपांतरित कर सकता है, और जीवाणुओं को रूपांतरित कर सकता है, तो उन्होंने इस बात का भी पता लगाया कि प्रोटीन पाचक जो एंजाइम प्रोटीएजेज होते हैं वह आरएनए पाचक एंजाइम आरएज होते हैं कि रूपांतरण को भी प्रभावित नहीं करते। क्या करते? उसके रूपांतरण को भी वो प्रभावित नहीं करते। इसलिए रूपांतरण पदार्थ प्रोटीन या आरएनए नहीं है। इसलिए जो रूपांतरण का पदार्थ है वो प्रोटीन व आरएनए नहीं है, वो क्या है? डीएनए है। क्या है? वो डीएनए ही है। ठीक है, इसलिए रूपांतरण पदार्थ प्रोटीन या आरएनए नहीं है। डीएनए से पाचन के बाद रूपांतरण प्रक्रिया बंद हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि डीएनए की ही रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, लेकिन इस बात से सभी जीव विज्ञानी सहमत नहीं थे। डीएनएज व डीएनएज के बीच कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या था? जो डीएनए था वही अनुवांशिक पदार्थ है, ये बात सिद्ध हो चुकी थी उस टाइम। ठीक है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक जो थे वो अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है या आरएनए है या प्रोटीन है। इस बात पर वो अभी भी जंग छिड़ी हुई थी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ याद रखने वाला जो है वो ये याद रखना है कि अनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की थी? ग्रिफिथ्स ने की थी। या फिर डीएनए की खोज या फिर डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ किसने बताया था? तो डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ पहली बार जो बताया था वो ग्रिफिथ्स ने बताया था। इसमें याद रखने वाला इतना ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, ये सिद्ध हो गया किस प्रकार से देखेंगे। क्या है कि अनुवांशिक पदार्थ ही डीएनए है, इस बात का वहां पर क्या हो चुका था? सिद्ध हो चुका था। तो डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण जो अल्फ्रेड हर्शे व मार्थेस चेस, ये नाम बहुत इंपोर्टेंट है, आप इनको अंडरलाइन कर लीजिए। जो अंतिम प्रमाण थे डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, मतलब वो तो ग्रिफिथ्स ने कह दिया था कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है वो आरएनए नहीं है, वो प्रोटीन नहीं है, वो सिर्फ क्या है? वो डीएनए है। लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं था। ठीक है, तो इसके जो प्रमाण थे वो किसने दिए थे? अल्फ्रेड हर्शे व मार्थो चेस ने इसके क्या दिए थे? प्रमाण दिए थे कि जो अगली पीढ़ी में जा रहा है वही डीएनए है। और उसके जो प्रायोगिक प्रमाण थे वो किसने दिए थे? अल्फ्रेड हर्शे व मार्थो चेस ने दिए थे। ठीक है, 1952 में के प्रयोगों से प्राप्त हुआ कि उन्होंने उन विषाणुओं पर कार्य किया जिनके उन पर कार्य किया, उन विषाणुओं पर क्या किया? उन्होंने कार्य किया जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, यानी जीवाणु भोजी पर उन्होंने क्या किया? कार्य, यानी जीवाणु भोजी जो होते हैं वो विषाणुओं को संक्रमित करते हैं, उन पर उन्होंने क्या किया? कार्य किया। ठीक है, जीवाणु भोजी पर। तो जीवाणु भोजी जीवाणुओं से चिपकते हैं, अपने अनुवांशिक पदार्थ को जीवाणु कोशिकाओं में भेजते हैं। जीवाणु कोशिका विषाणुओं के अनुवांशिक पदार्थ को अपना समझ लेते हैं। ठीक है, तो जिस आगे चलकर अधिक विषाणुओं का निर्माण होता है, मतलब चिपक जाते हैं और आगे अधिक विषाणुओं का वो क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, जिससे आगे बहुत से विषाणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। हर्शे व चेस ने इस बात का पता लगाया कि
कि प्रयोग किया कि विषाणुओं से प्रोटीन व डीएनए निकाल कर जीवाणु में प्रवेश करा। उन्होंने विषाणुओं से डीएनए निकाला एक बार, और एक बार क्या निकाला उन्होंने, आरएनए निकाला, और फिर विषाणु जो होते जीव विषाणु उनमें प्रवेश कराया। उन्होंने कुछ विषाणुओं को ऐसे माध्यम पर पैदा किया जिसमें एक को विकृत सक्रिय फास्फोरस व दूसरे को विषाणुओं के विकिरण सक्रिय सल्फर पर वृद्धि किया गया था। तो जिस विषाणुओं को विकिरण सक्रिय फास्फोरस की उपस्थिति में पैदा किया गया था, फास्फोरस की उपस्थिति में जिसे पैदा किया गया था, उसमें विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया। विकिरण जो सक्रिय डीएनए था वो उसमें पाया गया, जिसको किसमें व्यवस्थित किया गया था, फास्फोरस के माध्यम में उपस्थिति में उसको विकसित किया गया था, उसमें पाया गया। लेकिन जब उसमें विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया, जबकि विकिरण सक्रिय प्रोटीन नहीं था, क्योंकि जो दूसरा था उसमें नहीं था, क्योंकि डीएनए में सक्रिय डीएनए में फास्फोरस होता है तो प्रोटीन नहीं होता। ठीक इसी तरह से मतलब हम शुरू से एक बार फिर समझते हैं, क्या करते हैं कि जिस जीवाणुओं में विकिरण सक्रिय फास्फोरस की उपस्थिति में पैदा किया गया था, जिस जीवाणु को सक्रिय फास्फोरस की उपस्थिति में पैदा किया गया था, उसमें विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया, उसमें विकिरण सक्रिय डीएनए था वो पाया गया। ठीक है, जबकि विकिरण सक्रिय प्रोटीन नहीं था। इसमें डीएनए तो था लेकिन इसमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन नहीं था, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है। डीएनए में फास्फोरस होता है क्योंकि इसमें फास्फाइड शर्करा होती है, इसमें फास्फोरस होता है। डीएनए में हमें बता दिया है, इसमें क्या होता है, फास्फोरस होता है, प्रोटीन नहीं होता। डीएनए में क्या होता है, फास्फोरस होता है, इसमें प्रोटीन नहीं होता। ठीक है, ठीक इसी तरह से विषाणु जिसमें विकृत सक्रिय सल्फर, जिसमें विकिरण सक्रिय जो सल्फर था उसको प्रवेश कराया गया, उसको की उपस्थिति में पैदा किया गया, उसमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन नहीं पाई गई थी। उसमें विकिरण सक्रिय जो प्रोटीन थी वो नहीं, मतलब पाई गई थी, सॉरी, उसमें पाई गई थी। डीएनए विकिरण सक्रिय नहीं था, उसमें जो डीएनए विकिरण था वो सक्रिय नहीं था, उसमें सक्रिय था वो प्रोटीन था। ठीक है, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं होता। डीएनए में क्या नहीं होता, डीएनए में सल्फर नहीं होता, डीएनए में फास्फोरस होता है, इसलिए वो फास्फोरस सक्रिय था, प्रोटीन सक्रिय नहीं था। जब उसे सल्फर से उपस्थित माध्यम में पैदा किया गया तब वह प्रोटीन सक्रिय था, लेकिन वो जो था डीएनए विकिरण सक्रिय नहीं था, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं होता, डीएनए में फास्फोरस होता है। तो विकिरण सक्रिय जीवाणु भोजी इकोलाई जीवाणु से चिपक जाते हैं। जैसे संक्रमण आगे बढ़ता है जीवाणु को सम्मिश्रक में हिलाते से विषाणु का आवरण अलग हो जाता है। जीवाणुओं का अवकेंद्रण प्रचक्रण, मतलब इस प्रकार से उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि जो डीएनए है वही अनुवांशिक पदार्थ है, आरएनए कोई अनुवांशिक पदार्थ नहीं है। ठीक है, ये उन्होंने बता दिया था कि जो अनुवांशिक पदार्थ है वो सिर्फ डीएनए है। इस टाइप से उन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। उसमें सबसे पहले जो था वो क्या था, ये था जीवाणु भोजी, इस पर उन्होंने प्रयोग किया। पहली बार जो था एक सल्फर माध्यम में किया गया था और एक जो था वो फास्फोरस माध्यम में किया गया था। अब जो फास्फोरस माध्यम में जो किया गया था उसमें डीएनए सक्रिय था, उसमें प्रोटीन, डीएनए सक्रिय विकिरण था, उसमें प्रोटीन सक्रिय विकिरण नहीं था। और जो सल्फर पर किया गया था उसमें जो था वो प्रोटीन सक्रिय विकिरण था, उसमें डीएनए सक्रिय विकिरण नहीं था। मतलब जो ये था कि डीएनए में फास्फोरस होता है, डीएनए में जो है सल्फर नहीं होता है। इसका मतलब ये था कि जो अनुवांशिक पदार्थ है वो क्या है, डीएनए है, आरएनए नहीं है, क्योंकि आरएनए में प्रोटीन होता है, डीएनए में प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब यहां पर हमको देख रहा है कि यह अपना प्रतिकृतिकरण बनाने में सक्षम होते हैं। एक उन्होंने क्या सिद्ध किया कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन तब भी वैज्ञानिक नहीं माने। कैसे है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक नहीं माने थे। तब उन्होंने क्या किया, एक
प्रयोग को अपने को थोड़े आगे बढ़ाया तो उन्होंने क्या देखा कि यह अपना प्रतिकृतिकरण बनाने में सक्षम है, यानी प्रतिकृतिकृत होता है। कौन? डीएनए। डीएनए प्रतिकृतिकृत होता है। उन्होंने ये देखा कि डीएनए होता है प्रतिकृतिकृत, ठीक है। और फिर इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि इसे संरचना व रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। ठीक है, स्थिर होना चाहिए। अब इसमें धीमे परिवर्तन यानी उत्परिवर्तन की संभावना होती है, जो विकास के लिए आवश्यक है। विकास के लिए क्या आवश्यक है? धीमे परिवर्तन या उत्परिवर्तन जो डीएनए में होती है, ठीक है। अब अगला क्या था? इसमें स्वयं मेंडल के लक्षण जिन्हें कहते थे, यानी जीन लक्षण के अनुरूप अभिव्यक्त होना चाहिए। यानी मेंडल के जो लक्षण थे उसके अनुरूप उसको क्या होना चाहिए? व्यक्त होना चाहिए। तो ये उसके अनुरूप व्यक्त भी होती है, ठीक है। उसके अनुरूप क्या होती है? ये व्यक्त भी होते हैं। तो इससे ये सिद्ध हो गया था कि जो डीएनए है वही अनुवांशिक पदार्थ है, इसके अलावा और कोई अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, ठीक है। तो यदि कोई क्षार युग्मन पूरकता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए परीक्षण करता है, तब यह बता पाएगा कि डीएनए जो मतलब दोनों न्यूक्लियो अम्ल यानी डीएनए व आरएनए में स्वयं प्रतिकृति की क्षमता होती है। आरएनए और डीएनए दोनों में स्वयं प्रतिकृति की क्षमता होती है, ठीक है। सजीव तंत्र में अन्य अणुओं जैसे कि प्रोटीन स्वयं प्रथम मापदंड को पूर्ण करने में असफल है। तो अनुवांशिक पदार्थ इतना स्थायी होना चाहिए कि जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में उम्र या फिर जीव की शारीरिक क्रियाओं में परिवर्तन में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वही होगा अनुवांशिक पदार्थ जो डीएनए इसका सिद्ध किया या इस पर खरा उतरा। तो कौन सा था अनुवांशिक पदार्थ? डीएनए था अनुवांशिक पदार्थ। इसको मान लिया गया था कि जो अनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए ही है। अब हमको ये 2 पेज हैं जो आपको पढ़ने हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए है और इसमें कुछ विशेष नहीं है। अब हमको देखना है इसमें कि आरएनए संसार, आरएनए वर्ल्ड क्या है? आरएनए वर्ल्ड क्या है? आरएनए संसार क्या है? सबसे पहले पूर्ववर्ती चर्चाओं में तत्काल में प्रश्न उठता है कि प्रथम अनुवांशिक पदार्थ कौन सा था? तो प्रथम अनुवांशिक पदार्थ, ये क्वेश्चन बन चुका है, नीट में भी बन चुका है, बोर्ड में भी बन चुका है कि प्रथम अनुवांशिक पदार्थ कौन सा था। तो जो प्रथम अनुवांशिक पदार्थ था वो था आरएनए। प्रथम अनुवांशिक पदार्थ कौन सा था? आरएनए ही प्रथम अनुवांशिक पदार्थ था। प्रथम अनुवांशिक पदार्थ जो था वो कौन सा था? आरएनए था। मतलब जो प्रथम अनुवांशिक पदार्थ था वो था आरएनए। कौन सा था? वो था आरएनए। आरएनए था प्रथम अनुवांशिक पदार्थ। उसके बाद प्रोटीन को अनुवांशिक पदार्थ माना गया, लेकिन जो एक्चुअल में जो अनुवांशिक पदार्थ था वो था डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए पहला अनुवांशिक पदार्थ था। अब बहुत से पर्याप्त प्रमाण है कि जीवन के आवश्यकता प्रक्रमों में जैसे उपापचयी, स्थानांतरण, संबंधन आदि के विकास आरएनए से ही हुआ है। तो आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के साथ एक उत्प्रेरक है महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो कि आरएनए उत्प्रेरक द्वारा उत्प्रेरित होती है। प्रोटीन एंजाइम का इसमें कोई योगदान नहीं होता है। तो आरएनए उत्प्रेरक के रूप में क्रियाशील व विकास हुआ जिसमें यह अधिक स्थायी है। डीएनए के द्विरज्जकों व पूरकता रज्जकों के कारण इसमें मरम्मत प्रक्रियाओं के विकास में अपने होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोधी होता है। ठीक है, ये तो अलग बात है। अब हम देखेंगे प्रतिकृतिकरण। क्या देखेंगे? अब हम प्रतिकृतिकरण देखेंगे। अब हम यानी प्रतिकृतिकरण क्या होता है इसको देखना है हमें। प्रतिकृतिकरण क्या होता है, ठीक है। तो जो प्रतिकृतिकरण है उसमें क्या हैगा? कॉफी पीने वाली नहीं, कॉफी हूबहू प्रतिलिपि तैयार करना ही प्रतिकृतिकरण कहलाता है। यानी एक पेन ये है, ये पेन है एक, इसकी ज्यों की त्यों
कॉपी निकालना या प्रतिलिपि निकालना प्रतिकृतिकरण कहलाता है। बनाने की जो क्षमता होती है, इसकी ज्यों की त्यों बनाने की जो क्षमता होती है, उसी को कहते हैं हम प्रतिकृतिकरण। ठीक है। अब इसमें जो प्रतिकृतिकरण है, उसको ज्यों को तो बनाने की वो क्षमता होती है। तो डीएनए के द्विकुंडलित रचनाओं में, जो डीएनए की द्विकुंडलित रचना होती है, डीएनए की द्विकुंडलित रचनाओं में, डीएनए द्विकुंडलित रचनाओं में प्रतिपादन के साथ ही वाटसन व क्रिक ने तत्काल डीएनए की प्रतिकृतिकरण की खोज या योजना प्रस्तुत की। उन्होंने क्या किया, डीएनए प्रतिकृतिकरण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। ठीक है। यदि उनके मूल कारकों के उद्धृत किया जाए तो वह इस प्रकार थे कि विशिष्ट युग्मन की जानकारी के बाद आनुवांशिक पदार्थ के नए रूप के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में तत्काल प्रतिपादन करने की से बचा नहीं जा सकता। मतलब तत्काल उसको प्रतिलिपि बनाने से कोई रोक नहीं सकता। तो वाटसन व क्रिक ने 1953 में ये कहा था। उपरोक्त योजनाओं से स्पष्ट होता है कि दोनों रज्जुक अलग होकर टेम्पलेट के रूप में कार्य कर एक नए पूरक रज्जकों का निर्माण करते हैं। तो प्रतिकृतिकरण के पूर्ण होने के बाद जो डीएनए अणु बनता है, उनमें एक पैतृक व एक नई निर्मित लड़ी रज्जुक होती है। एक नई निर्मित लड़ी और रज्जुक होती है। डीएनए प्रतिकृतिकरण की यह योजना अर्धसंरक्षी यानी सेमी कंजर्वेटिव कहलाती है। कैसी कहलाती है? अर्ध संरक्षी ये कहलाती है। ठीक है। ये अर्ध संरक्षी प्रक्रिया थी उसकी। कौन सी प्रक्रिया थी? अर्ध संरक्षी प्रक्रिया जो थी वो थी डीएनए प्रतिकृतिकरण। अब डीएनए प्रतिकृतिकृत होता है, ये आनुवांशिक प्रमाण था कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। इस टाइप से इसमें एक होता है टेम्पलेट रज्जुक, एक होता है इसमें कोडिंग रज्जुक, वो हम आगे देखेंगे। और इसके ये तो अभी चल रहे हैं हमारे बोर्ड वाले सेशन। जब हम इसको नीट में लेंगे, नीट वाले सेशन करेंगे, तो इसका हम एक एक छोटा छोटा क्लू पॉइंट लेते हुए आगे चलेंगे। ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं प्रायोगिक प्रमाण कौन से थे। अब यह सिद्ध हो चुका था कि डीएनए ही अर्धसंरक्षी प्रकृति का होता है। इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी इस्चेरिया कोलाई से प्राप्त हुई थी। आगे जानकर उच्च जीवों जैसे पौधों व मानव की कोशिकाओं में पता लगा कि मैथ्यू मेल्सेस व फ्रैंकलिन स्टॉल ने 1958 में निम्न प्रयोग किए। इन्होंने भी कुछ प्रयोग किए थे। अब वो क्या प्रयोग किए थे वो हम देखते हैं आगे। इन्होंने सबसे पहले ये पहला प्रयोग किया था, उसमें क्या कहा था इन्होंने कि इन्होंने इकोलाई को ऐसी संवर्धन विकसित किया गया जिसमें NH4Cl, जो NH4Cl था नाइट्रोजन का भारी समस्थानिक होता है। अमोनिया क्लोराइड कई पीढ़ियों तक यह केवल नाइट्रोजन का स्रोत है, जिसमें परिणाम स्वरूप नवनिर्मित डीएनए अन्य दूसरे नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के नाइट्रोजन एन व्यवस्थित हो जाता है। इस भारी डीएनए अणु को सामान्य डीएनए से सोडियम क्लोराइड के नाइट्रोजन एक विकिरण सक्रिय समस्थानिक नहीं है। अतः यह 14 जो था नाइट्रोजन के घनत्व के आधार पर अलग किया गया, उसके घनत्व के आधार पर क्या किया गया, अलग किया गया। इसमें ये था इंपोर्टेंट। अब इसमें आ जाता है दूसरा प्रयोग क्या था कि इसके बारे में कोशिकाओं को ऐसे संवर्धन में स्थानांतरित किया गया जिसमें साधारण NH4Cl था तथा निश्चित समय अंतराल पर गुणित कोशिकाओं, जो गुणित कोशिकाएं थी, गुणित कोशिकाओं के नमूनों गुणित कोशिकाओं के नमूनों को लेने पर इससे डीएनए निष्कर्ष करने पर पाया कि यह हमेशा द्विरज्जु कुंडलियों के रूप में मिलता है। डीएनए के घनत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु विभिन्न नमूनों को स्वतंत्र रूप से सोडियम CGSM जो होता है CSLI की ग्रेडिएंटिव की प्रमाणिकता पर अलग किया गया था। ये अलग बात है, इसको वो सिर्फ पढ़ के देखना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। इस प्रकार से वो प्रयोग किए गए थे, ये नीट के लिए होते हैं।
हमारे लिए ये नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि आप लोगों का ये साथ हमारे साथ बना रहे और आप हमारे साथ बन रहे। जैसे हमने एक कहानी बताई थी, बहुत इम्पोर्टेंट थी, आप उसके बारे में सोचें कि जब तक आप किसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं करते, बिना अपने स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से कुछ नहीं करते, तो आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा। इसलिए हम ये आपके लिए दे रहे हैं। आप इन वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और लाइक करें, तो इससे अधिक से अधिक बच्चों का भला भी होगा। ठीक है, तो हम तो जैसे बता चुके हैं कि हमने एक जीरो लेवल से शुरू कर आज हम हजारों की संख्या में पहुंच चुके हैं। हमारे सब्सक्राइबर जो हैं हजारों की संख्या में पहुंच चुके हैं। अभी सिर्फ हमें 1-1.5 माह का जो टाइम हुआ है, उसी में हम इतने सब्सक्राइबर पार कर चुके हैं और हमें विश्वास है कि आप लोगों के मदद से हम मिलियन में पहुंच जाएंगे। तो हम कहेंगे थैंक यू, धन्यवाद। आज का ये सेशन करते हैं हम यहीं ख़त्म, और अब हम आकर मिलेंगे आपसे किसी नए सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।